Hi to all my 10th standard sweet and lovely student. साइंस 1 के बाद आज का ये जो लेक्चर हम करने वाले हैं हिस्ट्री के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 पे करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने पॉलिटिकल साइंस को अगर हम देखें तो पॉलिटिकली इंफॉर्मेशन ही हमें देता है। फर्स्ट चैप्टर हमें बताता है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान किस तरीके से काम करता है, उसका काम क्या है, कौन सी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, द टेक्स्ट बुक ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ हैव हेल्प्ड अस टू ओवरव्यू द लोकल गवर्नमेंट। अगर 9 तक आप देखेंगे तो वो लोकल गवर्नमेंट के बारे में आपको पॉलिटिकल साइंस इंफॉर्मेशन देता था। ओके, और द वैल्यू एंड द फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो governing the structure created by constitution and India's place in international relation। Then उन्होंने हमें ये भी इंफॉर्मेशन दिया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। किसी भी गवर्निंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है उसके ऊपर गवर्न भी करते हैं। उसके साथ में आपको पता है स्टूडेंट, जो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है उसके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन वो देते हैं। If we talk about further, then the Indian Constitution has declared its objective to establish secular and democratic republic. Secular और democratic republic country उनको बनाना था। Also, it has made extreme important provision to ensure that the citizen get justice and freedom in protection। और कॉन्स्टिट्यूशन का एक और मतलब ये था कि जो भी सिटीजन होंगे इंडिया के, उन लोगों को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय के साथ में क्या होगा, वो जो उनकी आजादी है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। अब फिर आजादी में क्या, राइट टू स्पीच हो गया कि वो कुछ भी बोल सके, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, जो भी इनको इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी भी आजादी मिले। इवन मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द कंट्री फ्रीली विदाउट एनी वीजा पासपोर्ट, हमारे ही कंट्री में वो एक जगह से दूसरे जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं। आगे वो बता रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मीन थॉट इन द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इवन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, यहाँ पे जैसे सोशल जस्टिस हो गया। ओके, डेवलपमेंट इन द टर्म ऑफ व्हाट, इन द टर्म ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ओके, पहली बात तो सामाजिक उन लोगों को न्याय मिले, और सेकंड पार्ट वो क्या बता रहे, देयर शुड बी इक्वालिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड वहां पे। और किस चीज की स्थापना होना चाहिए, इक्वालिटी की स्थापना भी हो जानी चाहिए, यानी सब में एकता हो। आर यू गेटिंग? चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। थोड़ी ही बातें यहाँ पे बताइए, क्या कह रहे हैं वो। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, फोर्स में आया। ओके, एंड सिंस देन द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन द अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तभी से जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों पे ही चल रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके ऊपर। और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, विल गोइंग टू टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव बीन टेक प्लेस इन इट्स पॉलिटिकल प्रोसेस, क्या पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। एंड स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस, कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं स्थापना करने में, एस्टैब्लिश करने में। क्या एस्टैब्लिश करने में कह रहे हैं वो, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी। हमने पहले भी देखा था, यहां भी वो बता रहे हैं। इस चैप्टर का अगर हम रिव्यू देखें तो रिव्यू हमें ये बताता है कि 3 एरियाज पे हमें इस चैप्टर में वर्कआउट करना है। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी, सेकंड सोशल जस्टिस, एंड थर्ड जुडिशियल सिस्टम। ओके, लेट अस सी डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी इज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिया है। What they are talking about in the political maturity, that the democracy does not merely employ a representative structure, merely यानी just, okay, ऐसे ही आप डेमोक्रेसी को एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ओके, तो क्या होता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है ना, वो इंटीग्रेट होना चाहिए किसी भी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पे। क्या इंटीग्रेट होना चाहिए कि वो एक्चुअली प्रैक्टिस किया जा रहा है। एक्चुअली प्रैक्टिस मतलब क्या बता रहे, वंस दिस इज डन, और एक बार उस
डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस में ला दिया। यानी फॉर एन एग्जांपल उन्होंने 2 पार्ट में हमें बताया कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, ओके, फ्रीडम होना चाहिए, ओके। अगर ये सब चीज एक्चुअली प्रैक्टिस हो रही है, उसलिए यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि वो हमारे लिए कैसा पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा। किसके लिए? हमारे पॉलिटिकल लाइफ के लिए। कहां पे वो पॉलिटिकल लाइफ एप्लीकेबल होगी? सोसाइटी में होगी। तो इसमें वही बता रहे हैं, वंस दिस इज डन डेमोक्रेसी बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। और एक बार एप्लीकेबल हो जाता है तो डेमोक्रेसी एक बार कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे सोसाइटी में, ओके। अकॉर्डिंगली यहां पे भी वही बता रहे हैं, अकॉर्डिंगली क्या होता है, दे आर टेलिंग दैट इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, ओके। पार्लियामेंट में या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर सोशल गवर्नमेंट में क्या होता है, वो डायरेक्टली अपने एक प्रवक्ता को, रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, ओके। और वो कैसे किया जाता है? बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाता है। इलेक्शन के पीछे कोई भी चार्ज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब बोकस वोट या पैसे देकर वोट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे फ्री कहा गया। ना पैसे का लेन देन नहीं हो सकता वहां पे। फेयर इलेक्शन यानी प्रॉपर, ओके, इन द टर्म ऑफ कोई भी उसके अंदर मिसलीडिंग, मिसकंडक्शन नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए। कब? इन द रेगुलर इंटरवल, जो भी रेगुलर इंटरवल होगा, जैसे 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है उस तरीके से। और यही अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट होता है और हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये इंडिया का सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, ओके। और द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन अ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कंपटीशन शोज द इंडियन डेमोक्रेसी। अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करो या पिछले कुछ इलेक्शंस की बात करो तो एज कंपेयर टू उसके पहले वाले इलेक्शंस में जितने लोगों ने अब पार्टिसिपेशन दिखाया है, ओके, वो बहुत ज्यादा तादाद में था। यहाँ पे भी किसका प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि जो लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में या पॉलिटिकल कंपटीशन में जैसे अलग अलग पार्टीज हो गई, पॉलिटिकल प्रोसेस में यानी हम जो वोटिंग करने जाते हैं वो अलग पार्ट हो गया। उसे क्या कहते हैं? अगर ऐसा प्रॉपर पार्ट हो रहा है तो यही है, दैट इज शोज दैट इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम सक्सेसफुल टू द ग्रेट एक्सटेंट। और यही वो बताता है कि अगर हमने फेयर और फ्री इलेक्शंस रखे, people were participating in the form of political process में या political competition में, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा डेमोक्रेसी अब क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। Another part what they are telling, what they are suggesting, वो बता रहे हैं डेमोक्रेसी का दूसरा पॉइंट राइट टू वोट। राइट टू वोट यानी वोट डालने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। ये एक अधिकार है, ओके। एक उम्र के बाद ये अधिकार सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है और उसका अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, जाकर वोट दे सकता है, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। आइए देखते हैं वो कौन से पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर एडल्ट्स। किसके लिए है? प्रोविजन तो बना है, एक प्रावधान बनाया गया है कि कोई भी जाके वोट कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? एडल्ट होना चाहिए। पता है इसके पहले के जो प्रोविजंस थे, अब तो अलग प्रोविजंस हो गए, इसके पहले वाले जो प्रोविजंस थे वहां पे वोट के लिए रेस्ट्रिक्शंस था, ओके। यहाँ पर भी वही दिया है, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड प्रीवियस प्रोविजंस वर रिस्ट्रिक्टेड द राइट टू वोट, ऑल सच प्रोविजंस वर कैंसल आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और आजादी के बाद वो सब जो भी रिस्ट्रिक्टेड प्रोविजंस थे वोटिंग के लिए, उन्हें क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड अडल्ट, ओके, अडल्ट क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं, उनको भी वोट देने का राइट्स दे दिया गया, उनके पास भी वो अधिकार दे दिया गया। बोथ मैन एंड वुमेन, ओके, दोनों, मैन हो या वुमेन हो, अबाउट द एज ऑफ 21 ईयर यानी 21 साल के बाद वो वोट दे सकते हैं, ओके। ध्यान से समझिए, 2 एज यहां पे बताया है। लेकिन आगे जाके क्या किया गया? जो वोटिंग का एज था उसे रिड्यूस कर दिया गया, यानी कम कर दिया गया। पहले वो 21 साल की उम्र में वोटिंग करते थे और अब जाकर वो कौन सी उम्र में वोट करने के लिए एप्लीकेबल होते हैं? 18 साल की एज में, यानी 18 साल की उम्र में अब वो क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं। विच गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन इन इंडिया। और इंडिया में अब यंग जनरेशन जब जैसे ही वो 18 साल के हो गए, दे आर हैविंग राइट टू वोट, उनके पास वोट देने का अधिकार आ जाता है। आर यू गेटिंग? आगे देखते हैं, सच प्रोविजन हैड मेड इंडिया
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और ये जो 18 साल वाला प्रोविजन उन्होंने लागू किया, इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया इन द वर्ल्ड में, और इंडिया हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर एज कंपेयर टू द एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। बाकी के और भी जो डेमोक्रेटिक नेशन हैं, अगर हम कंपेयर करें इंडिया में, तो सबसे ज्यादा वोटर इंडिया में पाए जाते हैं। दिस चेंज इज नॉट ओनली quantitative but also qualitative as a new political parties. Okay, क्वांटिटी के लिए तो अच्छा ही है, साथ में क्वालिटी वाइज भी बेटर परफॉर्मेंस देता है जो नई नई पॉलिटिकल पार्टीज हमें मिलती है। ओके, यंग वोटर्स ज्यादा हो जाते हैं एंड दिस पार्टी रिप्रेजेंट वेरियस, ओके, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों से, यानी लोग किसी को वोट देते हैं तो उनसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और उस एक्सपेक्टेशंस को भी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है अगर वो जीतते हैं तो आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और देखेंगे और जानेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्या है डेमोक्रेसी में। तो आने वाले पॉइंट में विल सी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तब तक के लिए इस पार्ट को रीड करिए। राइट टू वोट, वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, और मैं चाहता हूं कि राइट टू वोट सब लोग एक बार उस क्वेश्चंस को लिखें, ओके, इन द टर्म ऑफ आंसर, और उसे ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करें। आर यू गेटिंग? तब तक के लिए ये वर्कआउट करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। बाय।